हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। अभी इससे पहले हमने जो वीडियो की बात की थी, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाविधि है, या हम ये कह सकते हैं रंध्र की जो क्रियाविधि है। रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए विभिन्न परिकल्पनाएं दी गई विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें हमने 3 प्रमुख परिकल्पनाओं के बारे में बात की थी। एक तो हमने बात की थी स्टार्च शर्करा परिकल्पना, दूसरी हमने बात की थी स्टीवर्ट की परिकल्पना, और तीसरी बात की थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि। इन तीनों के बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे आपको वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है उसको अनेक कारण प्रभावित करते हैं, अनेक कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। इसमें दो प्रमुख कारक हैं, 2 हेडिंग्स हैं इसके अंदर, एक तो बाह्य कारक और एक है आंतरिक कारक। तो 2 प्रमुख कारक हैं, 2 प्रमुख कारक। नंबर 1 तो है बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाह्य कारक, और दूसरा है हमारे पास आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स। बाह्य कारक के अंदर हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं बाह्य कारक के अंदर प्रकाश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश बोले तो लाइट। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बात करेंगे वायु, एयर। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर बाह्य कारक के अंदर मिट्टी में प्राप्त जल, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जो तापमान, ये बाह्य कारकों के बारे में बात करें, तापमान, तापमान के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरनल कारक के बारे में। तो इंटरनल कारक के अंदर हमारे पास आती है पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना के बारे में बात हुआ, उसके बाद आता है मूल प्रेरोह अनुपात, मूल प्रेरोह अनुपात, मूल प्रेरोह अनुपात। और नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर पत्ती का दिक् विन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ती का दिक् विन्यास, बोले तो ओरिएंटेशन, पत्ती की ओरिएंटेशन क्या है, दिक् विन्यास क्या है। इस प्रकार हम देखो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हम बात करेंगे बाह्य कारक, जिसमें प्रकाश के बारे में बात करेंगे, वायु के बारे में बात करेंगे, मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा के बारे में बात करेंगे, और तापमान। ये जो है प्रकाश है, वायु है, मिट्टी में प्राप्त जल है, या तापमान किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंटरनल कारक के अंदर हम बात करेंगे, कारक के अंदर या फैक्टर्स के अंदर बात करेंगे पत्ती की संरचना, लीफ की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, ये नेक्स्ट बात करेंगे। मूल प्रवाह का अनुपात क्या है, और पत्ती का दिक् विन्यास क्या है, पत्ती का जो दिक् विन्यास यानी कि सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति किस प्रकार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे यहाँ पर बाह्य कारकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाह्य कारकों के बारे में। फिर इंटरनल कारकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाह्य कारकों के बारे में, और बाह्य कारकों में हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट। जैसा कि आपको बताया था कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, और प्रकाश संश्लेषण को जो क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, रंध्र प्रभावित होते हैं, रंध्र गति प्रभावित होती है। हमने ये बताया था आपको कि जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, तो उस दौरान रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं, और रंध्र खुलते हैं तो रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसकी सहायता से होती है, रंध्रों की सहायता से।
चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, इस कारण वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो प्रकाश के अंदर क्या होगी, अधिक होगी। अगर हम बात करें रात्रि के अंदर, तो रात्रि के अंदर प्रकाश नहीं पाया जाता या नहीं होता, इस कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो उसके कारण क्या है, रंध्र बंद रहते हैं, और बंद रहते हैं तो उसके कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, नहीं होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, देखिएगा दो कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं, और यहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र क्या है, बंद रहते हैं। जब रंध्र खुलेंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। रंध्र खुलेंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, और यहां पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी, यहां पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न नहीं होती है। ये हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। मंद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, जबकि तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ये भी हम लिख सकते हैं, मंद प्रकाश और तेज प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है मंद प्रकाश और तेज प्रकाश की कारण भी क्या होती है, प्रभावित होती है। यहाँ पर मंद में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम, और तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वही क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न करती है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया तभी होगी जब प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो रंध्र खुलेंगे, रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। कुल मिला के बात यह है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए प्रकाश जरूरी है। अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी तो वहाँ पर कहीं न कहीं प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। प्रकाश नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, वायु की बात करेंगे। वायु के लिए देखेगा, वायु का जो वेग होता है, वायु का वेग, अगर वायु का वेग अधिक है तो वायुमंडल में जो नमी होती है ना, आर्द्रता, यहाँ पर हम पकड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को किससे, आर्द्रता से। हमने ये बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश में होती है। लेकिन एक बात और बताई हमने, वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए हमने ये कहा था कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया वायुमंडलीय आर्द्रता के से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, वायुमंडलीय आर्द्रता से। अगर वायुमंडलीय आर्द्रता का मान अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी। कैसे कम होगी, वाष्पीकरण कम होता है, वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। आर्द्रता बढ़ने के कारण वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, और आर्द्रता घटने के कारण क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है। अब आर्द्रता को किस प्रकार कम या ज़्यादा करता है वायु, अगर तेज वायु बह रही है तो वायुमंडलीय आर्द्रता को कम करने का कार्य करेगी वायु। अगर वायु नहीं बहेगी तो आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी। तो क्या है, यहाँ पर वायु की उपस्थिति या वायु की बहती वायु की उपस्थिति के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। जबकि वायु की अनुपस्थिति से वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता वायु से निर्भर है या वायु पर निर्भर होती है। वायु के बहने से, वायु की तेज गति से आर्द्रता क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, जिसके कारण क्या है, नमी में कमी आती है। और नमी में कमी आएगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी, और नमी में अधिकता आएगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। इसको हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, दूसरा नंबर पे वायु, ये कह सकते हैं बहती वायु, वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी लाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण
या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जबकि वायु की कमी के कारण, वायु की कमी के कारण आर्द्रता में वृद्धि होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? कम होती है। हम ये कहते हैं बहती वायु, जितनी अधिक बहेगी वायु उतना ही आर्द्रता में क्या होगी? कमी आएगी। और आर्द्रता में कमी होने के कारण क्या होगा? आर्द्रता में कमी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिट्टी में प्राप्त जल। मिट्टी में प्राप्त जल या मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा। बाह्य कारकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा। मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा। मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा। अगर मृदा के अंदर जल की कमी होगी, अगर मृदा के अंदर जल की कमी होगी तो जल अवशोषण की क्रिया कम होगी। जल अवशोषण की क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया एक दूसरे क्या है? एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन है, इनका डायरेक्ट संबंध है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ने के कारण जल अवशोषण क्रिया बढ़ती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण जल अवशोषण क्रिया बढ़ती है। और चूंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रही है, जल अवशोषण हो ही नहीं रहा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होगी? कमी आएगी। यानी कि पर्याप्त मात्रा में अगर मिट्टी के अंदर जल की मात्रा है, पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अगर जल की मात्रा कम है मिट्टी के अंदर तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी? कम होगी। हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर, पर्याप्त मात्रा में मृदा जल होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। जबकि जल की कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया में कमी आती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होगी? कमी आती है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो है हमारे पास जलमग्न। जलमग्न कंडीशन, जलाक्रांत बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? जलाक्रांत। मतलब वे पौधे जो जल में डूबे हुए होते हैं या जहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में मृदा के अंदर वायु की या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है? जल अवशोषण की क्रिया कम होती है। और जल अवशोषण क्रिया कम होगी तो वहाँ पर भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी? कम होगी। तो जलाक्रांत या जलमग्न मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हमने कहा जल की मात्रा बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। और अब यहाँ हम ये क्या कह रहे हैं? जलाक्रांत या जलाक्रांत मृदा के अंदर या जलमग्न मृदा के अंदर क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? कम होती है। कारण क्या है? जल के अंदर जो मिट्टी जल से ढकी हुई है, डबी हुई है, उसके अंदर जो पौधे पाए जा रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी के अंदर क्या है? वायु की या ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसके कारण क्या है? जल अवशोषण की क्रिया क्या होती है? कम होती है। और जितनी जल अवशोषण की क्रिया कम होगी उतनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि जल अवशोषण क्रिया वाष्पोत्सर्जन से क्या होती है? सीधी संबंधित होती है। तो जलाक्रांत मृदा के अंदर ये बात क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो इसलिए ये नोट डाला हुआ हमने।
जनरली तो क्या है, जल की मात्रा बढ़ने पर वाष्पोषण क्रिया अधिक होती है, लेकिन जलाक्रांत मृदा के अंदर वाष्पोषण क्रिया क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हमने बताया था टेम्परेचर, तापमान जो हमारे पास यहाँ पर, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं आपको ताकि ये तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, हमने आपको बताया था 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर पादपों की जैविक क्रियाएं होती हैं वो सुचारू होती हैं। 20 से डिग्री सी से 30 डिग्री सी टेम्परेचर तापमान परिसर में जैविक क्रिया क्या है, सुचारू रूप से होती हैं, अनुकूल तरीके से होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे कम होता है, इससे अधिक होता है, तो क्या होता है, जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके कारण रंध्र की गति या रंध्र के लिए जिम्मेदार जो एंजाइम्स होते हैं रंध्र गति के लिए, वे एंजाइम्स क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। कम तापमान पर तो क्या होते हैं, एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, और अधिक तापमान पर क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, रंध्रों की बनने बंद और खुलने की जो क्रिया विधि होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हम ये कह सकते हैं इस तापमान पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कम तापमान पर। कम तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, और अधिक तापमान पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। और ये दोनों जो कंडीशन रहती हैं ये वाष्पोत्सर्जन को क्या करती हैं, कम करने का कार्य करती हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी किस कंडीशन के अंदर, कम तापमान पर भी और अधिक तापमान पर। अनुकूलतम तापमान कौन सा हमारे पास, ये अनुकूलतम तापमान 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी के मध्य है। तो यहाँ पर क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर, वो बात करेंगे आंतरिक कारकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आंतरिक कारकों के बारे में। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में दो प्रकार के कारक थे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। हमने बाह्य कारक के बारे में बात कर ली थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, इसके अंदर नंबर 1 जो बात कर रहे थे हम आंतरिक कारक के अंदर, पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना, इसमें हमने ये बताया था कि पत्ती जो होती है उसी के द्वारा क्या हो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया सर्वाधिक होती है। तो पत्ती की संरचना किस प्रकार है, ये वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, मरुस्थलीय पादप, उन मरुस्थलीय पादपों की जो उपत्वचा होती है, बाहरी सतह होती है, उपत्वचा होती है, उस पर मोम की परत पाई जाती है। उस मोम की परत पाई जाने के कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर उनमें न के बराबर होती है, बहुत कम होती है। किनमें, मरुस्थलीय पादपों के अंदर। इसके अलावा जो पत्ती की जो संरचना होती है उस पर रंध्र की स्थिति कैसी है, रंध्र किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे अगर रंध्र सामान्य अवस्था में पाए जा रहे हैं तो रंध्रों की सामान्य अवस्थिति के कारण क्या, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन मरुस्थलीय जैसे पादप हैं उन पादपों की पत्तियों में 10वें रंध्र पाए जाते हैं, और वो 10वें रंध्रों की खास विशेषता ये होती है कि वो रात्रि के अंदर खुलते हैं और दिन के अंदर क्या होते हैं, बंद रहते हैं। इसलिए उनमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो पत्ती की संरचना के लिए हम ये कह सकते हैं कि पत्ती की उपत्वचा, या कह सकते हैं क्यूटिकल पर मोम की परत पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। किसमें है ये क्रिया, मरुस्थलीय पादपों में।
मरुस्थलीय पादप, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ना। जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर क्या है, जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, मोम से ढकी होती हैं, जिस कारण वाष्पोषण की दर क्या होती है, कम होती है। अब इसके अलावा और बात करते हैं इन मरुस्थलीय पादपों की पत्तियों में। मरुस्थलीय पादपों की पत्तियों में धंसे हुए रंध्र, सनकेन रंध्र, SUNKEN, स्टोमेटा बोलते हैं उनको, सनकेन स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं, जो केवल रात्रि में खुलते हैं, जो केवल क्या है, रात्रि में खुलते हैं, जिनके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, कम होगी। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास पत्ती की संरचना संबंधित। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो पत्ती की संरचना होती है वो किस प्रकार है। एक तो हम बात करते हैं पृष्ठधारी पत्ती और एक बात करते हैं हम समद्विपार्श्विक पत्ती। पत्ती की संरचना की अगर हम बात करें तो एक तो है पृष्ठधारी पत्ती और दूसरी है समद्विपार्श्विक। तो पृष्ठधारी पत्ती होती है, उसमें केवल एक सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, केवल एक सतह पर रंध्र, और यहां पर दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। तो जब दोनों सतह पर रंध्र पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा किस्म होगी समद्विपार्श्विक पत्तियों में, कम किस्म होगी पृष्ठधारी पत्तियों के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रंध्र की संख्या। अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा पाई जा रही है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, अधिक। और अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पत्ती के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर रंध्रों की संख्या क्या है, कम है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर रंध्रों की संख्या वो भी डिटरमाइन करेगी, किसको निर्धारित करेगी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को। ज़्यादा संख्या है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगी और कम है तो कम होगी। इसके अलावा अगर धसे हुए रंध्र हैं तो केवल रात्रि में खुलते हैं, वो रात्रि के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, कम होगी। जो जल अभाव क्षेत्रों में पाए जाते हैं पादप, जल अभाव क्षेत्रों में मरुस्थलीय पादप होते हैं, उनमें पहले से ही जल की कमी होती है, तो ऐसे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया से होने वाले जल की हानि को वो क्या करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। तो उनमें एक अनुकूलनता पाई जाती है, अडेप्टेशन पाया जाता है। वो कौन सा अडेप्टेशन पाया जाता है, धसवे रंध्र, सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल प्ररोह अनुपात। पत्ती की बात हो गई, अब हम बात करते हैं मूल प्ररोह अनुपात। मूल और प्ररोह का अनुपात बढ़ता है तो उससे क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। मूल प्ररोह अनुपात के बढ़ने से, मूल प्ररोह अनुपात के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अनुपात बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे प्ररोह का लंबाई बढ़ेगी मूल के सापेक्ष, जड़ के सापेक्ष, जड़ की लंबाई कम और मूल की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करें तीसरा, पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास के अंदर हम ये बात करते हैं कि पत्ती जो होती है उस पर सूर्य की किरणें किस प्रकार गिर रही हैं। अगर पूरी पत्ती पर सूर्य किरणें आपतित हो रही हैं
तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी तो किसका मतलब है वाष्पोषण की दर भी क्या होगी? अधिक होगी। तो यहां पर सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का आपतन, सूर्य के प्रकाश का आपतन पत्ती पर, किस पर? पत्ती पर कैसा हो रहा है? वो भी क्या है, किसको प्रभावित करेगा? वाष्पोषण क्रिया को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमने बात की थी तापमान की। किसकी बात की है? तापमान तो हम बात कर चुके थे पहले। तो चौथे वो तो ये कह सकते हैं बाह्य कारकों के अंदर आता है। तो आंतरिक कारकों के अंदर हमारे पास क्या है? पत्ती संरचना, पौधे से संबंधित संरचनाओं संबंधित है। तो पौधे से संबंधित संरचना क्या है हमारे पास? पत्ती की संरचना हो गई, मूल प्ररोह का अनुपात हो गया और पत्ती का दिक् विन्यास हो गया। ये जो फैक्टर हैं ये भी क्या है? वाष्पोषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाष्पोषण का पौधों के लिए महत्व। वाष्पोषण का पौधों के लिए महत्व, वाष्पोषण का पौधों के लिए महत्व के लिए बात कर रहे थे हम। तो वाष्पोषण क्रिया जो है पौधों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है? नंबर 1 है रसारोहण क्रिया के लिए। रसारोहण क्रिया के लिए, रोहण क्रिया के लिए जिम्मेदार। अगर वाष्पोषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे के विभिन्न भागों में, वायु विभागों में जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। अलग से हम ये लिख सकते हैं जल अवशोषण के लिए, जल अवशोषण के लिए। तीसरा हम लिख सकते हैं खनिज लवण अवशोषण के लिए। खनिज लवण अवशोषण के लिए। और चौथा हम बात कर सकते हैं, चौथा है इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि तापमान नियंत्रण के लिए, पत्तियों के तापमान नियंत्रण के लिए। और पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालने के लिए, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन, अतिरिक्त जल का निष्कासन। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास। रसारोहण के लिए अगले जिम्मेदार होता है वाष्पोषण, जल अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है खनिज लवण के लिए, खनिज लवण अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है पत्तियों का तापमान नियंत्रण के लिए, और अतिरिक्त जल का निष्कासन के लिए क्या होता है? वाष्पोषण क्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक और बात है हमारे पास, वाष्पोषण क्रिया को एक आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। वाष्पोषण क्रिया को क्या कहा जाता है? एक आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेसेसरी एविल बोलते हैं इसको। आवश्यक बुराई क्यों कहते हैं? हमें पता है कि वाष्पोषण क्रिया होगी तो जल अवशोषण क्रिया होगी। हमें यह भी पता है कि जो पौधे होते हैं अवशोषित जल का लगभग 99% भाग वाष्प के रूप में वाष्पोषण क्रिया के द्वारा उड़ा देते हैं। तो इतनी मेहनत करके ये जो पौधे होते हैं जल अवशोषण क्रिया करते हैं, उसके बावजूद भी ये 99% जल का क्या कर देते हैं? निष्कासन कर देते हैं। तो ये तो एक नुकसान हो रहा है इनके लिए। लेकिन आवश्यक क्या है? अगर वाष्पोषण क्रिया नहीं होगी, अगर वाष्पोषण क्रिया नहीं होगी तो जल अवशोषण क्रिया भी नहीं होगी, इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए हम इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि वाष्पोषण क्रिया जो है जल अवशोषण के लिए, वाष्पोषण क्रिया जो है जल अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? आवश्यक बुराई भी कह सकते हैं। आवश्यक क्यों है? कि अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। बुराई कह सकते हैं क्यों? क्योंकि इससे अधिकतम मात्रा में क्या है? अवशोषित जल क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक बुराई भी कहते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे बिंदु स्राव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बिंदु स्राव के बारे में। बिंदु स्राव गटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं जल का बूंद के रूप में स्राव करते हैं। पौधों द्वारा जल का बूंद के रूप में स्राव करना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। अब ये बिंदु स्राव प्रक्रिया जो है किसके द्वारा संपन्न होती है? इसके लिए पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों के किनारे पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं।
जिन्हें जलरंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें जलरंध्र कहते हैं। जलरंध्रों की सहायता से क्या है, पानी का वाष्प के रूप में नहीं निकलकर बूंद के रूप में निकलना होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पत्तियों के किनारे पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जिन्हें जलरंध्र कहते हैं, जिन्हें जलरंध्र कहते हैं, आयदे ठोट कहते हैं, इनके द्वारा जल का बूंदों के रूप में निष्कासन बिंदु स्राव कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। अब ये बिंदु स्राव की प्रक्रिया जो है, हम यह देखते हैं आलू, अरबी, ब्रायोफिलम है, गार्डन नेस्ट्रियम है। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलती है? सबसे पहले हम देखते हैं जो घास वगैरह होती है, इनके किनारे, इनकी पत्तियों के किनारे पे बूंद जैसी संरचना दिखाई देती है। इन बूंद जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? हम बिंदु स्राव का रूप देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आलू है, आलू, इसके अलावा हमारे पास अरबी, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, आलू है, अरबी है, ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम मतलब पत्थर चट्टा, और गार्डन नेस्ट्रियम है, गार्डन नेस्ट्रियम है। इनके जो की पत्तियों में, पत्तियों द्वारा बिंदु स्राव होता है, बिंदु स्राव होता है। ठीक है। ये जो छिद्र होते हैं सदैव खुले रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपने, जो अभी हमने बताया जो जलरंध्र होते हैं ना, ये जलरंध्र कैसे होते हैं? सदैव खुले रहते हैं और वाष्प के रूप में पानी नहीं निकाल कर क्या है, ये बूंद के रूप में पानी निकालने की प्रक्रिया करते हैं। तो इसकी सहायता से भी क्या है, बहुत सारे जो लाभदायक हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ या कह सकते हैं हम, या अतिरिक्त खनिज लवण है और जल है, उसका निष्कासन किया जाता है। एक होता है ब्लीडिंग, एक क्या होता है? रस स्राव। क्या होता है? रस स्राव। लास्ट पॉइंट है रस स्राव, ब्लीडिंग। जब किसी पौधे के तने में कट लगाया जाता है तो उससे एक तरल निकलता है, उस तरल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रस स्राव कहते हैं। जैसे रबर के प्लांट्स होते हैं ना, रबर के प्लांट्स, रबर पादप जो होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? रस स्राव में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? पीपल जो है, बरगद है, इनके अंदर भी अगर हम कोई छोटी चोट लगती है इनके तने पर, तो उस चोटग्रस्त स्थान से रस स्रावित होता है, गाढ़ा रस स्रावित होता है, दूध जैसा रस स्रावित होता है जो बाद में गाढ़ा हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम रस स्राव कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग बोलते हैं इसको, रस स्राव। तो इस प्रकार ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। ओके।